India, climate, vegetation and wildlife. In previous chapter 7, we already learned about the India's physical distribution. Physical distribution means there are different type of landforms, rivers, oceans. उसके बारे में हमने रीड किया. Now हम जो रीड करने वाले हैं यहाँ पे different type का जो इंडिया है, इंडिया में different type का climate, vegetation and wildlife. मैं पर्टिकुलर आपको वर्ड के लिए मीनिंग्स बता देती हूँ. जैसे क्लाइमेट है तो क्लाइमेट वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे कि जो वेदर है वो बार बार चेंज होता रहता है. मींस इट इज चेंज बाय डे एंड क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. मींस जो वेदर है उसका बहुत सारे ईयर्स का एवरेज होता है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं. वेजिटेशन मींस डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट जहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं. और वाइल्ड लाइफ मींस एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारी चीजें आती हैं. तो यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स हैं. अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग टाइप का क्लाइमेट होता है, अलग अलग टाइप के वेजिटेशंस होते हैं, मींस प्लांट एंड ट्रीज होते हैं एंड अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं. यहाँ पर हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. You read in newspapers daily and watch on TV or hear others talking about weather. You must know the weather is about day-to-day changes in the atmosphere. हमने न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में या टीवी पर या लोगों के द्वारा बातों के द्वारा हमने कहीं ना कहीं सुना होता है वेदर के बारे में कि वेदर क्या है. तो वेदर है जो डे टू डे चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, मतलब मौसम में जो डेली चेंजेस होते हैं वो वेदर कहलाता है. इट इंक्लूड्स चेंजेस इन द टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन. जो कि टेम्परेचर में चेंज होना और रेनफॉल होना और सनशाइन मींस जो सन की लाइट है उसमें चेंजेस होना, ये सारी चीजें आती है वेदर के अंदर जो डे टू डे चेंज होती है. मींस कि आज जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, मतलब गर्मी ज्यादा है, फिर हो सकता है कि नेक्स्ट डे बारिश हो जाए, फिर नेक्स्ट डे हो सकता है कि थोड़ा सा हवाएं तेज चल रही है. तो ऐसे यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं डे बाय डे वो वेदर कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी हो सकता है गर्म हो, कभी ठंडा हो, कभी बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, कभी हवाएं बिल्कुल नहीं चल रही है, एकदम काम है, कभी क्लाउडी है, कभी सनी है. तो दिस इज अबाउट वेदर. यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज हॉट कंटिन्यूअसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लॉथिंग. और हमेशा नोटिस किया होगा कि जब कंटिन्यू वेदर गर्म होता है, वार्म होता है, तब हम कैसे वार्म क्लॉथ्स नहीं पहनते हैं. हम कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. In contrast, there are days together you feel cold without woolen clothes. When it is very windy and chilly, you would like to have something hot to eat. वैसे ही जब बहुत ठंडा वेदर होता है तो हम क्या करते हैं, या तो वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं. जब बहुत ठंडी हवाएं चल रही होती हैं तब भी हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं. और हम कुछ हॉट ड्रिंक करते हैं, मतलब जैसे चाय, कॉफी, ऐसी चीजें हम ड्रिंक करते हैं जो गर्म होती हैं. Broadly, the major seasons recognized in India are. अभी यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो मेनली इंडिया के सीजन्स हैं वो 4 सीजन्स होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम आगे रीड करेंगे. कोल्ड वेदर सीजन विंटर दिसंबर टू फरवरी. हॉट वेदर सीजन समर मार्च टू मे. साउथ वेस्ट मानसून सीजन रेनी जून टू सितंबर. सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ऑटम अक्टूबर एंड नवंबर. यहाँ पे आपको 4 सीजन्स बताए हुए हैं, उनकी टाइमिंग बताई हुई है कि कब कब कौन सा सीजन होता है, कितने टाइम में होता है. फर्स्ट आपका है विंटर सीजन, जिसको हम कोल्ड वेदर सीजन भी बोलते हैं. विंटर सीजन होता है दिसंबर से फरवरी का. अगर आप अभी देखें कि दिसंबर से लेके फरवरी तक कोल्ड वेदर सीजन है, मतलब विंटर का टाइम चलता है. नेक्स्ट है समर सीजन. समर सीजन कब होता है? मार्च से लेके मई तक का टाइम जो होता है वो समर सीजन होता है, जिसको हम हॉट वेदर सीजन भी बोलते हैं, जिसमें बहुत गर्मी होती है. विंटर सीजन एंड समर सीजन यहाँ पे इजी होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए. बट आगे हम देखेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, इसको हम रेनी सीजन बोलते हैं. रेनी सीजन जून से सितंबर के बीच में होता है. मींस जो जून से सितंबर के बीच रेनी सीजन है उसको हम साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं. साउथ वेस्ट मॉनसून उसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि साउथ से और वेस्ट से जो हवाएं होती है, जो विंड्स होती हैं, वो इंडिया की तरफ आती है, अंदर की तरफ आती है, इसीलिए बारिश होती है. और वो जो आपस में हवाएं फिर वो टकराती है और उससे बारिश होती है, रेन्स होती है. उसके इसीलिए उसको साउथ वेस्ट मॉनसून बोला है, जिसको हम रेनी सीजन बोलते हैं. नेक्स्ट
क्या क्या होता है। कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, एज अ रिजल्ट द टेंपरेचर्स आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया। कोल्ड वेदर सीजन में क्या होता है कि जो सन रेज है वो इंडिया पर डायरेक्टली नहीं पड़ती है, मींस सनरेज और इंडिया वो आपस में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उसकी सनरेज पड़ रही है, तो डायरेक्ट सनरेज ना होने की वजह से क्या होता है, वेदर कोल्ड हो जाता है और टेम्परेचर जो है वो लो रहता है नॉर्दर्न इंडिया में। मेनली जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया में मतलब उत्तरी भारत में नॉर्थ की तरफ, वहां पर क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। नाउ नेक्स्ट है हॉट वेदर सीजन और समर। हॉट वेदर सीजन, समर सीजन। समर सीजन का टाइमिंग मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे ये मेन पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं कि कौन सा सीजन कौन से मंथ से लेके कौन से मंथ तक रहता है। नाउ समर सीजन है, इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन, टेम्परेचर becomes very high, hot and dry winds called loo blow during the day। यहाँ पर हॉट वेदर सीजन क्या होता है, हॉट वेदर सीजन जब सनरेज है वो इंडिया पर डायरेक्टली पड़ती है, मतलब डायरेक्ट जो सनलाइट है वो इंडिया पर होती है, इस रीजन पर होती है। रीजन मतलब यहाँ पे इंडिया के लिए ही बताया है कि रीजन पर डायरेक्ट सनलाइट होती है, इस वजह से क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती है, गर्म और एकदम सूखी हवाएं चलती हैं, जिनको लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लू। लू वर्ड जो है वो यहाँ पर गर्म हवाओं के लिए यूज किया गया है, जो कि डे टाइम में चलती है, जो डे में गर्म हवा चलती है समर सीजन में, उसको लू बोलते हैं। आगे हम रीड करेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून और रेनी सीजन। की साउथ वेस्ट मॉनसून या रेनी सीजन जिसे हम कहते हैं, द सीजन इज मार्क्ड बाय द onset and advance of monsoon, the winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land, they carry moisture with them, when these winds strike the mountain barriers rainfall occurs। यहाँ पर रेनी सीजन बताया है, मैंने आपको पहले भी बताया कि साउथ वेस्ट मॉनसून इसको क्यों कहा गया है। साउथ वेस्ट मॉनसून मतलब साउथ में हमने देखा था इंडिया के मैप में कि क्या था, अरेबियन सी था एंड वेस्ट साइड में क्या था, बे ऑफ बंगाल। तो ये दोनों साइड से जब हवाएं चलती हैं, विंड्स चलती हैं और क्लाउड्स इस तरफ आते हैं इंडिया की तरफ, तो वो मॉइस्चर से भरी हुई हवाएं होती हैं और जब वो आपस में टकराती है या माउंटेन से टकराती है तो रेनफॉल होता है, मतलब रेन होती है, बारिश होती है। तो यहाँ पर जो साउथ वेस्ट मॉनसून, इसको इसीलिए नाम दिया गया है, इसको हम रेनी सीजन कहते हैं। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम, और जो सीजन बारिश के बाद का सीजन है और विंटर के मतलब रेनी सीजन एंड विंटर के बिटवीन जो सीजन होता है दैट इज ऑटम सीजन। winds move back from the mainland to the Bay of Bengal, this is the season of the retreating monsoon, the southern parts of India particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh receive rainfall in this season। अभी रेनी सीजन के बाद क्या होता है कि जो विंड्स अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों साइड से आई थी, मीन साउथ और वेस्टर्न साइड से आई थी, वो इस सीजन में रेनी सीजन खत्म होने के बाद क्या होता है कि वो विंड्स वापस बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने लगती है, वेस्ट साइड में जाने लगती है। उससे क्या होता है कि जो साउथर्न पार्ट है, साउथर्न पार्ट में क्या होता है, तमिलनाडु और मेनली आंध्र प्रदेश, ये दोनों स्टेट है जहां पर बारिश होती है, रेन होती है। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। वेदर एक शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है, मतलब एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यूज किया जाता है जो डे बाय डे चेंज होता है, जबकि क्लाइमेट है वो एवरेज वेदर कंडीशन होती है, मतलब कई सालों तक वेदर को देखा जाता है, उसका एवरेज बताते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन described as monsoon type। Monsoon is taken from the Arabic word mausim which means season। यहाँ पर जो क्लाइमेट है उसको मॉनसून से डिस्क्राइब किया गया है कि मॉनसून जो वर्ड है वो एक कौन सा वर्ड है, अरेबिक वर्ड से लिया गया है, मौसिम। मौसिम इज द अरेबिक वर्ड जो जिससे मॉनसून वर्ड बना है और जिसका मतलब होता है सीजन। जो सीजन हम बोलते हैं ना, समर सीजन, विंटर सीजन, तो ये सीजन जो होते हैं उनको हम मॉनसून कहते हैं। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मॉनसून विंड्स। जो इंडिया है वो हमारा किस रीजन में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन मींस कि हमने देखा था कि
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया से निकलती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि लैटिट्यूड है वो इंडिया से निकलती है, इसीलिए उसको ट्रॉपिकल रीजन कहा गया है। यहाँ पर जहाँ पर मॉनसून विंड्स होती है, मतलब रेन आती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स। गुड मॉनसून मींस एडिक्वेट रेन एंड अ बाउंटीफुल क्रॉप, मतलब यहाँ पर बारिश होती है और एग्रीकल्चर इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो रेन पर डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर जो रेन पर डिपेंडेंट है वो गुड मॉनसून मतलब अच्छे मॉनसून की वजह से अच्छे वहां पर बारिश होती है और अच्छे क्रॉप्स होते हैं। नाउ आगे हम देखेंगे द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। तो जो क्लाइमेट है वो प्लेस के किन किन चीजों पर डिपेंड करता है कि वो प्लेस कहाँ पर है। कहाँ पर है मतलब उसकी लोकेशन क्या है, मतलब लोकेशन हम कैसे निकालते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, उससे हम लोकेशन पता करते हैं किसी भी जगह की, किसी भी प्लेस की। एल्टीट्यूड मतलब कि वो सी लेवल से कितना ऊपर है, सी लेवल से कितना किस लेवल में है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी मतलब सी से वो कितनी दूरी पर है, उसकी डिस्टेंस क्या है। एंड रिलीफ और वहां का वेदर और नॉर्मल कंडीशंस कैसी है, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं क्लाइमेट पर। तो जो क्लाइमेट है वो इन सारी चीजों पर डिपेंड होता है। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो रीजनल डिफरेंस है वही है कि डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म जैसे माउंटेन है या प्लेट्यू है या फिर प्लेन्स है, तो लैंड फॉर्म जो होते हैं उन पर भी क्लाइमेट डिपेंड होता है। जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट while द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए हुए हैं कि जो बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, मतलब जो डेजर्ट है राजस्थान में बीकानेर और जैसलमेर, यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, बहुत हॉट होते हैं ये प्लेसेस। और द्रास और कारगिल है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, वहाँ पर बहुत कोल्ड होता है, बहुत ठंडा होता है। तो ये क्लाइमेट के बारे में बताया है आपको, ना कि वेदर के बारे में, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है और जबकि वेदर है वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड है, डे बाय डे चेंज होता है। तो वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट, जबकि मुंबई है मतलब कोस्टल एरियाज जो होते हैं, जो समुद्र के जहाँ पर समुद्र होता है उसके किनारे जो एरियाज होते हैं, जैसे कि मुंबई आपको एग्जांपल दिया हुआ है, कोलकाता एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, लगभग सेम ही होता है, पूरे साल यहाँ पर चेंज नहीं होता है, लगभग सेम वेदर होता है। मॉडरेट क्लाइमेट मतलब सेम क्लाइमेट होता है। दे आर नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, या तो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी होती है। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। मार्शरम इन मेघालय receives the world's highest rainfall, और मेघालय का एक प्लेस का नाम है, ये आपको याद रखना है कि जहां पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। While in a particular year it might not rain at all in जैसलमेर in राजस्थान, जैसे कि यहाँ पर जैसे राजस्थान में जैसलमेर है, वहां पर पूरे टाइम पर ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर बारिश नहीं हो रही है, पर्टिकुलर ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जो दिया हुआ है कि पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर, मतलब लगभग पूरे साल ऐसा होता है कि जैसलमेर में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पर दो प्लेसेस दिए हुए हैं, एक प्लेस दिया हुआ है जहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, और दूसरा प्लेस दिया है राजस्थान का जैसलमेर, जहाँ पर पूरे साल में लगभग बारिश होती ही नहीं है। नाउ हम आगे, ये हमारा क्लाइमेट कंप्लीट हुआ है। क्लाइमेट के बाद हम वेजिटेशन की बात करेंगे कि इंडिया का वेजिटेशन कैसा है। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और ट्रीज होते हैं, उसको नेचुरल वेजिटेशन बोला गया है। वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स, हाउ नाइस इट इज टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस। देयर आर आल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड bushes and shrubs like cactus and flowering plants. Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some which stand with few leaves such as palm. यहाँ पे आपको वही बताया है कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, ग्रासेस होती हैं, कुछ टॉल ट्रीज भी होते हैं। स्मॉल ट्रीज मतलब प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के जो स्मॉल प्लांट्स हैं उनको बुशेस और shrubs कहते हैं। ऐसे ही जो टॉल ट्रीज होते हैं बहुत सारे, जैसे कि नीम, मैंगो, ये सारे ट्रीज के बारे में बताया है जिनके पास बहुत सारी ब्रांचेस और लीव्स होती हैं। कुछ होते हैं जिनकी ज्यादा लीव्स और ब्रांचेस नहीं होती है, जैसे कि पाम
नेचुरल वेजिटेशन इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये विदाउट ह्यूमन बीइंग की हेल्प से होता है, मतलब नेचुरली होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स अगर ट्री प्लांट करते हैं तो वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन लाइक फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट हमारे होते हैं वो किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। वो कैसे होते हैं कि नेचुरल हवाएं चली, क्रॉप वहां पे बीज गिरा, सीड गिरा और वहां पे क्रॉप ग्रो हुआ तो वो ग्रास होती है या प्लांट बन जाता है या ट्री बन जाता है। तो जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, हवा, बारिश या फिर रेनफॉल या फिर पानी के द्वारा बह के, विंड के द्वारा, ये सारी प्रोसेस के द्वारा जो ट्रीज ग्रो होते हैं या जो प्लांट ग्रो होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस से होते हैं, इसीलिए उसको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया फॉरेस्ट हो सकता है। डू यू वंडर हाउ दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर? डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंड ऑन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन अमंग व्हिच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको वही बताया गया है कि अब नेचुरल वेजिटेशन है, जो नेचुरल अगर प्लांट और ये सारी चीजें हैं तो वो किस चीज पर डिपेंड करेंगे? नेचुरल वहां का जो वेदर है, मतलब नेचुरल जो वहां का क्लाइमेट है उस पर डिपेंड करेंगे। अगर जहां पर जैसा क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग वहां का वेजिटेशन होगा, वहां पर वैसा ही नेचुरल वेजिटेशन होगा। क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा वेजिटेशन नहीं है, इसीलिए किस पर डिपेंड करता है? टोटली क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है। और वो रेनफॉल पर डिपेंड करता है कि वहां पर कितना रेनफॉल होता है। कहीं पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है तो वहां पे बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं, और कहीं पर रेनफॉल कम होता है तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग ही प्लांट्स, ट्री होते हैं। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कहां पर कौन से ट्रीज हैं इंडिया में। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। आगे हम रीड करेंगे कि कहां पर किस टाइप के वेजिटेशन है। यहाँ पे आपको एक ट्री का, प्लांट का दिया हुआ है कि श्रब लेयर, यंग ट्री, कैनोपी, ये डिफरेंट टाइप के ट्री की वैरायटीज के बारे में बताया कि डिफरेंट टाइप की लेयर्स होती है एक ट्री में। Why are forests necessary? अभी यहाँ पे आपको बताया कि फॉरेस्ट नेसेसरी क्यों है, क्यों जरूरत है हमें फॉरेस्ट की। अगर फॉरेस्ट ना हो तो फॉरेस्ट से हमें क्या क्या चीजें मिलती है, इसीलिए वो हमारे लिए नेसेसरी है, क्यों आवश्यक है। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। द रूट्स ऑफ द प्लांट bind the soil, thus they control soil erosion। यहाँ पर वही बताया है कि प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। मींस हमारे लिए जो लाइफ है, ऑक्सीजन है वो प्लांट से मिलती है हमें, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। साथ में जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसको वो बाइंड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है, मतलब मिट्टी यहाँ वहाँ उड़कर या बहकर नहीं जाती है बिकॉज ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस with timber for furniture, fuel wood, fodder, medicinal plants and herbs like honey, gum, etc. और फॉरेस्ट से और भी सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि वुड जो कि हम फर्नीचर बनाने में यूज करते हैं। उसके अलावा और सारी चीजें, दवाइयाँ मिलती हैं, मेडिकल प्लांट्स होते हैं कुछ, हमें ग्लू, गम, हनी, लाख और फूड और शेल्टर, हम शेल्टर भी बोल सकते हैं, मतलब रहने के लिए जो बर्ड्स हैं वो शेल्टर का यूज करती है, तो शेल्टर वर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फूड मतलब हमें खाना भी मिलता है। अगर हम देखें कि वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सारी चीजें हमें ट्री से मिलती है, तो यहाँ पर वही बताया है कि ये सारी चीजें हमें जो कि फॉरेस्ट से मिलती है, इसीलिए फॉरेस्ट हमारे लिए नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। वही जो मैंने बताया कि शेल्टर मतलब कि नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट जो नेचुरली ट्रीज पर बने हुए हैं रहने के लिए। वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स या बर्ड्स के लिए। नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज extent because of the reckless cutting of trees. We should plant more trees and protect the existing ones and make people aware of the importance of trees. We can have a special program like One Mahotsav to involve more people in making our earth green. नेचुरल वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय ना करें और हम उसको आगे बढ़ाएं, मोर मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांट करें। उसकी अवेयरनेस के लिए कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे कि वन महोत्सव, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जिसकी वजह से लोग अवेयर हो कि ट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्लांट करें, और जो ट्री की कटिंग है वो रोके या उसको कम से कम, जितनी जरूरत है उससे कम ही हम ट्रीज की कटिंग करें।
सारी चीजें दे सकते हैं, मतलब फॉरेस्ट से हमें कितनी सारी चीजें मिलती है वो आपको यहाँ पे दी हुई है, ऑक्सीजन, मेडिसिन, शेल्टर, जो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। नेक्स्ट अभी आएगा वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मीन्स वही एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में कि फॉरेस्ट होते हैं तो वहां पर वाइल्ड लाइफ कैसी होती है। फॉरेस्ट आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वर्म व्हिच ड्वेल इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर बताया कि फॉरेस्ट में कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं, मतलब कुछ होते हैं रेप्टाइल्स होते हैं, कुछ एम्फीबियंस होते हैं, मतलब कुछ होते हैं जो रेंग कर सकते हैं, कुछ होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं, बर्ड्स होती हैं, डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े, वर्म्स, ये सारी चीजें होती हैं जो कि एक फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं हमें या रहते हैं। इन वाइल्ड लाइफ द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, ये हम सब जानते हैं। इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, जो कि इंडिया के कंट्री में, मतलब हमारी जो कंट्री है वहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर हमें पार्ट में देखने को मिलते हैं। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस, जो एशियाटिक लायंस है वो सबसे ज्यादा हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जो गुजरात का गिर फॉरेस्ट है वहां पर देखने को मिलते हैं। दैट इज मतलब ये एक लाइन की टाइप है एशियाटिक लायंस, जैसे व्हाइट लायंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लायंस होते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन से लायंस देखने को मिलते हैं, एशियाटिक लायंस। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसॉरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम, और असम में हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलते हैं, एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोसॉरस, जिसको हम एक सींग वाला राइनो बोलते हैं ना, वो वन हॉर्न राइनोसॉरस मिलते हैं। एलिफेंट्स आर आल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका, और जो एलिफेंट्स है वो केरला और कर्नाटका में भी हमें देखने को मिलते हैं। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ रेस्पेक्टिवली, जो रन ऑफ कच्छ है और जहां पर डेजर्ट है वहां पर हमें क्या देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा, कैमल्स और वाइल्ड एसेस, जो कि सिर्फ डेजर्ट में ही रह सकते हैं, जहां पर ज्यादा बारिश नहीं होती है, सूखा होता है, हॉट एरियाज होते हैं। वाइल्ड गॉड्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स etc आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन, जो हिमालयन रीजन है मतलब नॉर्थ साइड में हिमालय है, वहां पर हमें ज्यादातर कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं, गॉड्स, स्नो लेपर्ड्स एंड बियर, ये सारे एनिमल्स होते हैं जो कि माउंटेन्स पर हमें देखने को मिलते हैं, तो वही एग्जांपल दिया हुआ है हिमालयन रीजन। बिसाइड्स दीस many other animals are found in our country such as monkey, wolf, jackal, नीलगाय, चीतल etc, और अदर जगह पर भी हमें डिफरेंट टाइप के और एनिमल्स देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग होते हैं, उनके नाम आपको दिए हुए हैं। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ, इंडिया हमारा जो है वो बर्ड लाइफ के लिए, मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप की बर्ड्स भी होती है, जैसे कि एनिमल्स आपको पता है ये डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं इंडिया में, हमारे कंट्री में, वैसे ही बर्ड्स भी हमारे यहाँ बहुत सारी है। पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, पीकॉक जो है वो हमारी नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरॉट, पिजन्स, मैना, गीस, बुलबुल एंड डक, ये सारे आपको बर्ड्स के नाम दिए हुए हैं जो इंडिया में हमें नॉर्मली देखने को मिलती है। देयर आर सेवरल बर्ड्स सेंचुरीज व्हिच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट, यहाँ पर कुछ बर्ड्स के लिए सेंचुरीज भी बनाई गई है जो कि बर्ड्स की सेफ्टी के लिए और उनका नेचुरल हैबिटेट उनको देने के लिए बनाई गई है। दीज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स, जिससे कि जो हंटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो बर्ड्स को हंट ना कर पाए। कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन योर एरिया, यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर आपके एरिया में, मतलब आपके जो नियरेस्ट है वो कोई भी 5 बर्ड्स के नाम बताने हैं। नेक्स्ट, there are several hundreds of species of snakes found in India. Cobra and crabs are important among them. यहाँ पर स्नेक की कुछ प्रजातियां बताई हुई है, जैसे कि कोबरा एंड क्रेब्स, ये बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, 100 ऑफ स्पीसीज बहुत सारी होती है, जिनमें से आपको एग्जांपल दिया हुआ है कोबरा और क्रेब्स है, जो कि उनमें से एक है इंडिया में जो मिलते हैं। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली, मतलब फॉरेस्ट कट होने की वजह से क्या हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ है वो भी कम होती जा रही है, क्योंकि ट्रीज और प्लांट कम होंगे तो बर्ड्स और एनिमल्स को रहने के लिए जो प्लेस है, उनको जो फूड है, वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी, उस वजह से वाइल्ड लाइफ पर भी इफेक्ट हो रहा है। जो वाइल्ड लाइफ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, मतलब एनिमल्स है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, रैपिडली मतलब
मतलब अचानक से, जैसे कि फॉरेस्ट कट हो रहे हैं तो अचानक से क्या हो रहा है कि वो वाइल्ड लाइफ है वो भी कम हो रही है। मेनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, और कुछ तो ऐसी हो चुके हैं कि जो खत्म ही हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट मतलब कि लगभग खत्म होने के उस पर है। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मेनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप। हमने देखा होगा कि बहुत सारे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज बनाए जाते हैं। वो क्यों बनाए जाते हैं? इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाए जाते हैं, जिससे कि जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं, जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, वो सेफ रह सके। इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो भी जब द गवर्नमेंट has also started project tiger and project elephant to protect these animals, और गवर्नमेंट ने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, उनको सेफ रखने के लिए। कैन यू आल्सो नेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया एंड लोकेट देम ऑन अ मैप? यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। यू कैन रिफ्यूज टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज देयर बोन्स, ऑर्न्स, फर, स्किन्स एंड फेदर्स। अगर हम चाहते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेफ रहे, मतलब जो एनिमल्स है वो सेफ रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि जो एनिमल्स के पार्ट से बनी होती है, बॉडी पार्ट से जो चीजें बनी होती हैं, वो कम से कम हमें बाई करनी चाहिए, कम से कम खरीदनी चाहिए। जैसे कि एनिमल्स के बोन से कुछ चीजें बनी होती हैं, उनके हॉर्न से बनी होती है, उनके फर, स्किन, फेदर, इन सारी चीजों से जो चीजें बनी होती है, अगर हम कम से कम खरीदेंगे तो क्या होगा कि एनिमल्स को कम से कम उनको मारा जाएगा, और वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड करने के लिए वो सेफ रहेंगे। कि हम कम परचेज करेंगे तो उस वजह से जो एनिमल्स है वो सेफ रहेंगे। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक होता है उसको हमने ऑब्जर्व किया है कि क्या होता है, वो वाइल्ड लाइफ वीक होता है। एक वीक होता है पूरा एनिमल्स के लिए, वाइल्ड लाइफ वीक जिसको बोला गया है, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल किंगडम। जो एनिमल्स के हैबिटेट्स हैं, मतलब एनिमल के जो जातियां हैं वो सेफ रहे, उसके लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए, कि सबको पता रहे, इसीलिए वाइल्ड लाइफ वीक बनाया गया है। नाउ माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं? वो बर्ड्स होती हैं जो दूसरी कंट्री से आके यहाँ पे सेफ रहती हैं। क्यों? जैसे कि वहाँ पे बहुत ज्यादा विंटर है, बहुत ज्यादा ठंडी है, तो वो क्या करती है? माइग्रेट करती है अदर कंट्री से हमारी कंट्री में आती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो वो माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाती है। सम बर्ड्स सच एज पिंडल डक, curlews, flamingo, osprey and little stink migrate to our country in winter season every year। हर साल विंटर सीजन में ये सारी बर्ड्स हैं जो हमारी कंट्री में आती है, इंडिया में आती है दूसरी कंट्री से। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड लिटिल स्टिंक वेट as low as 15 gram from Arctic region, they travel over 8,000 किलोमीटर to reach India। जो सबसे छोटी माइग्रेटरी बर्ड है वो है स्टिंक वेट, जिसका वेट कितना है? सबसे कम 15 ग्राम, मतलब 15 ग्राम का वेट है, जो क्या करती है? आर्कटिक रीजन जहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडी होती है, वहां से 8,000 किलोमीटर तक वो ट्रेवल करके आती है इंडिया पहुंचने के लिए। Now our chapter is completed. I hope you all understand this chapter about India, wildlife, vegetation and